दोस्तों नमस्कार। संविधान सीरीज में हमने एक वीडियो बनाया था और अब हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं। और संविधान के ऐतिहासिक विकास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये एक्ट क्यों आया, इसके प्रावधान क्या थे, इसके कारण क्या थे और इसके प्रभाव क्या होंगे, तो ये सारी जानकारी हम इस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि शुरुआत इसकी हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में सन 1600 में आई थी। और ये कंपनी कुछ भारत पर पहले इनका व्यापार करती रही और इनका उद्देश्य व्यापार करना ही था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपना राजनीतिक पदार्पण किया। और यहाँ पे बंगाल में फिर उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। और ये युद्ध जीतने से ही कंपनी अपना एक सब राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आई और इन्होंने बंगाल से अपना शासन करना शुरू कर दिया। तो शासन करने के दौरान, राजस्व प्रशासन संभालने के दौरान इनके जो कठिनाइयां आई, तो उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसकी व्याख्या हम करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला उद्देश्य तो इसका ये था कि ब्रिटिश संसद चाहती थी कि हम कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। दूसरी बात ये है कि भारतीय जो प्रशासन है उस पर अपनी पकड़ बनाए, उस पर नज़र रखें। तीसरी बात इसमें यह है कि कंपनी द्वारा जो विजित क्षेत्र हैं उन पर अधिकार करने के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई, जो संवैधानिक संकट आया है, उनका विश्लेषण करना, इनकी कठिनाइयों को दूर। तो इस प्रकार ये रेगुलेटिंग एक्ट के क्या है उद्देश्य हैं। अब ये जो एक्ट है इसके कारणों को जानने के लिए हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जब कंपनी 1757 में प्लासी का युद्ध जीती और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीती, तो उसको क्या है, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जब दीवानी कंपनी को मिल गई, तो वहाँ दीवानी का अर्थ ये है कि वहाँ पे वो राजस्व वसूली कर सकते थे और वो वहाँ के भूस्वामी कहलाए। तो ये गूंज जब ब्रिटिश संसद में पहुंची, तो ब्रिटिश संसद ने उनसे पूछा कि भाई आप वहाँ पे कर क्या रहे हो, आप दीवानी वसूल रहे हो या व्यापार कर रहे हो। तो उस कंपनी ने सरासर झूठ बोल दिया कि हम वहाँ पे केवल क्या है, व्यापार कर रहे हैं, दीवानी नहीं वसूल रहे हैं। अब ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि संसद में, ब्रिटिश संसद का कोई भी ऐसा कानून, ऐसी परमिशन नहीं देता है कि कोई ब्रिटिश कंपनी किसी अन्य देश में जाके, विदेश धरती पे जाके वहाँ पर भूस्वामी के रूप में कार्य करे। तो यहाँ पर उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया कि वो बताना नहीं चाहती थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, तो पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक पदार्पण हुआ। वो पहली बार यहाँ पे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आई और भारत में उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने की जुगत बनाई। तो अब बात करते हैं इसमें कि आखिर ऐसी कौन कौन सी परेशानियां थी जहां पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजना पड़ा। तो पहली, अब अगला प्रावधान आता है, कंपनी ने यहाँ पर क्या है कि 1773 के पहले बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। द्वैत शासन इसीलिए लागू किया था ताकि वो यहाँ पे प्रशासन कर सकें। द्वैत शासन से मतलब ये है कि उनकी कुछ राजस्व मामले जो हैं वो कंपनी के हाथ में रहते थे और कुछ जो मामले हैं वो राजा के हाथ में रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि बंगाल की, इन्होंने जब यहाँ पे राजस्व वसूलना शुरू किया तो बंगाल की जनता की दुर्दशा हुई। और बंगाल में दुर्दशा इसलिए खराब हुई क्योंकि यहाँ पर 1770 में अकाल भी पड़ा था और अकाल पड़ा, बंगाल की 1/3 जनता क्या है अकाल में मर गई और ऊपर से इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। इसके अलावा कंपनी में भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था। कंपनी कई क्षेत्रों में पराजित भी हो रही थी। तो उस टाइम पे क्या है, कंपनी मैसूर में टीपू सुल्तान से, मराठाओं से भी कई जगह पे, कई मोर्चों पर कंपनी को हार का सामना करना पड़ रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और निजी व्यापार, उपहार लेना, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो उपहार भी लेते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण कंपनियां कुल मिलाकर दिवालिया हो चुकी थी। तो इसके बाद फिर कंपनी ने एक बढ़ाने के लिए, लाभ कमाने के लिए यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी ब्रिटेन में कि हम अपना जो लाभांश है वो 10 से बढ़ा के 12.5 कर रहे हैं। इससे ये हुआ कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे और जो अन्य व्यापारी थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर सांसद थे, उन लोगों ने भी इसमें क्या है
रुचि दिखाना शुरू कर दिया और इसमें अपना पैसा लगा दिया, और अंततः ये हुआ कि कंपनी यहाँ पर क्या है, भ्रष्टाचार की शिकार हो गई और वो दिवालियापन की कगार पे आ गई। और ये सारी बातें ये ब्रिटिश संसद पूरी आंखें खुली आंखों से देख रही थी, उन्हें सब पता था। फिर क्या हुआ, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो ब्रिटिश संसद के पास आए, उन्होंने कहा कि भैया हमें लोन दे दो। उन्होंने कहा कि ठीक है। पार्लियामेंट ने फिर एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, और उस रिपोर्ट में भी बताया गया जो हम अभी हम ऊपर बता रहे थे कि कंपनी भ्रष्टाचार कर रही थी, कंपनी के लोग निजी व्यापार कर रहे थे, बंगाल की जनता पर इन्होंने अकाल की होने के बावजूद भी टैक्स लगा के रखा था और वो कुल मिला के लूटपाट कर रही थी। इस तरीके से उन्होंने जाँच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ब्रिटिश संसद ने फिर निर्णय लिया कि ठीक है, हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अब हमारे अधीन रहेंगे। हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे नियंत्रण में कार्य करेंगे। और ब्रिटिश संसद ने उन्हें 14 लाख पाउंड का लोन दे दिया, और वैसे कंपनी ने तो 10 लाख पाउंड का लोन मांगा था, लेकिन उन्होंने 14 लाख पाउंड का लोन दे दिया। अब कंपनी का नियंत्रण किसके हाथों पहुंच गया, ब्रिटिश संसद के हाथों पहुंच गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो इन सब कारणों के कारण आया था, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे राजस्व प्रशासन अच्छे से नहीं चला रही थी, वो कंपनी स्वयं क्या हो गई थी, दिवालियापन की कगार पे पहुंच गई थी। और ये पूरी दुनिया देख रही थी कि ये जो कंपनी है यहाँ पर रह के भ्रष्टाचार के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी क्या है, लूटपाट कर रही है। तो इस तरीके से ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट का कारण आ जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। तो ये हमने आपको सामने बता दिया आने का कारण क्या था। अब बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसे क्या प्रावधान थे जिससे ये जाहिर हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। तो उसके कुछ प्रावधान हैं जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला प्रावधान, इस एक्ट का पहला प्रावधान है कि वॉरेन हेस्टिंग जो कि फोर्ट विलियम का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास, इन दोनों के गवर्नर को किया गया। दूसरा प्रावधान इसका क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय एक काउंसिल बनाई गई, और इस काउंसिल में बारबेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, ये 4 सदस्य थे। लेकिन इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार नहीं था, और इस काउंसिल का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था। और इसमें भी फिर क्या है, आगे चल के पढ़ेंगे हम कि इसमें गुटबाजी होने लगी थी, जिससे फिर इसकी कमियों को उजागर किया गया और पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो वो बात की कहानी है। तो यहाँ ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल की स्थापना की गई, और फिर नेक्स्ट ये जो काउंसिल है ये लॉ तो बना सकती थी लेकिन इसको लागू नहीं कर सकती थी। लागू वो तभी हो सकता था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की इसको अनुमति मिल जाती थी। तो ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो कानून बना सकती थी, लेकिन उसको लागू करने के लिए संसद से अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। कंपनी अपने राजस्व मामले की सारी रिपोर्ट, व्यापार की सारी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को सौंपेगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसमें 24 सदस्य थे, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का संचालन करता था। तो क्या हुआ कि इनके जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 1 से बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया, और 25% सदस्यों को प्रति वर्ष निलंबित करने का प्रावधान किया गया। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा प्रावधान आता है, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीष थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। और ये जो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये एक संघीय न्यायालय था, और इस संघीय न्यायालय में दीवानी और फौजीदारी अपील की सुनवाई की जा सकती थी। और सबसे बड़ी जो मूल समस्या की जड़ थी, ब्रिटिश कंपनी में जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया, और उनसे कहा गया कि अब आप निजी व्यापार नहीं करेंगे, साथ ही किसी भी व्यक्ति से आप उपहार नहीं लेंगे। ये सारे प्रावधान किए गए। तो इन सारे प्रावधानों से ये जाहिर हो रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट है उसमें एक केंद्रीय व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय व्यवस्था से तात्पर्य ये है कि देखो, बंगाल मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन किया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट किसको दे रहा है? संसद को। तो अंततः हम ये बोल सकते हैं कि
यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का ही शासन था। तो ये एक केंद्रीय व्यवस्था इस एक्ट में बनाई गई। ये काफ़ी इतिहास में महत्वपूर्ण है ये एक्ट, और इसके जो प्रावधान थे हमने आपको बताए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपकी कोई राय हो इस वीडियो के संबंध में तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। संविधान सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अब हमें आप आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।